ये मध्यकालीन भारत का अध्याय दूसरा आपको होगा। मध्यकालीन भारत का अध्याय दूसरा आपका उत्तर भारत और दक्कन तीन साम्राज्यों का युग का ये आपको पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 के अंतर्गत यहाँ पे हम राजनीतिक विचार और संगठन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, राजनीतिक विचार और संगठन, देखिए इन साम्राज्यों की प्रशासन व्यवस्था उत्तर में गुप्त साम्राज्य और हर्ष के राज्य और दक्कन में चालुक्यों के आचार विचार पर आधारित थी। शासक पहले की ही तरह सभी मामलों का केंद्र था। वह प्रशासक का प्रमुख भी था और सशस्त्र बलों का प्रमुख सेनापति भी। वह एक शानदार दरबार लगाता था। पैदल और घुड़सवार सेना को दरान में रखा जाता था। युद्ध में पकड़े गए हाथी और घोड़ों को उसके सामने पेश किया जाता था। राजकीय सहायक सलाह उसकी सेवा में तैनात रहते थे। सामंतों, मातहत सरदारों और राजदूतों के आने जाने को वे ही नियंत्रित करते थे तथा उन अन्य अधिकारियों पर नजर रखते थे जो नियमित रूप से राजा की सेवा में थे। राजा ही न्याय भी करता था। दरबार राजनीतिक मामलों और न्याय ही नहीं, सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी होता था। नर्तकियां और कुशल संगीतकार भी दरबार में रहते थे। उत्सव के अवसरों पर राज परिवार की महिलाएं भी दरबार में उपस्थित रहती थी। अरब लेखकों के अनुसार राष्ट्रकूट समाज में स्त्रियां अपने चेहरे को ढकती नहीं थी। राजा का पद सदैव सामान्यतः पुश्तैनी होता था। उस काल में व्याप्त असुरक्षा का कारण उस काल के विचारक राजा के प्रति पूर्ण निष्ठा और आज्ञाकारिता पर जोर देते थे। राजाओं और उसके मातहतों के बीच प्रायः युद्ध राजा अपने राज्यों के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास तो करते थे, पर उनके आदेश कभी-कभार ही दूर तक लागू हो पाते थे। अधीन शासक और स्वायत्त सरदार राजा के प्रत्यक्ष प्रशासन के क्षेत्र को अक्सर सीमित कर देते थे। हालांकि राजा अक्सर राजाधिराज, परम भट्टारक आदि भारी भरकम उपाधि धारण करते थे और चक्रवर्ती तथा सभी भारतीय शासकों में सर्वोच्च होने का दावा करते थे। मेघातिथि नामक एक समकालीन लेखक का विचार था कि अपने को चोरों और हथियारों से बचाने के लिए शस्त्र धारण करना हर व्यक्ति का अधिकार था। वह यह भी मानता था कि अनुयायी राजा का विरोध करना उचित था। इस तरह राजसी अधिकारों और विशेषाधिकारों का अतिवादी दृष्टिकोण, जिसे मुख्यतः पुराणों में प्रस्तुत किया गया, सभी विचारक स्वीकार नहीं करते थे। उत्तराधिकार संबंधी नियमों में ढीलापन था। अक्सर ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी होता था, किंतु ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें ज्येष्ठ पुत्र को ज्येष्ठ पुत्र को अपने छोटे भाइयों से लड़ना पड़ा और कभी-कभी पराजित हुए। उदाहरण के आपको राष्ट्रकूट राजा ध्रुव और गोविंद चतुर्थ ने अपने बड़े भाइयों को सत्ताच्युत किया। राष्ट्रकूट राजा ध्रुव और गोविंद चतुर्थ ने अपने बड़े भाइयों को सत्ताच्युत किया। कभी-कभी राजा ज्येष्ठ पुत्र या अपने किसी और प्रिय पुत्र को युवराज घोषित कर देते थे। उस दशा में युवराज राजधानी में ही रहता था और प्रशासनिक कामों में सहायता करता था। कनिष्ठ पुत्रों को कभी-कभी प्रांतों का अधिपति बना दिया जाता था। राजकुमारियों को शासन के पदों पर शायद ही कभी नियुक्त किया जाता था। पर हमारे पास एक उदाहरण मौजूद है कि राष्ट्रकूट राजकुमारी चंद्रबालाबी ने जो अमोघ वर्ष प्रथम की पुत्री थी, कुछ समय तक रायचूर द्वाब का प्रशासन चलाया। देखिए, राजा को सलाह देने के लिए प्राय कई मंत्री होते थे। मंत्रियों का चुनाव राजा आमतौर पर प्रमुख परिवारों में से करता था। उनका अंदर यह पता है कि एक ही ब्राह्मण परिवार के क्रम से 4 सदस्य धर्मपाल और उसके उत्तराधिकारियों के मुख्यमंत्री हुए। ऐसी परिस्थितियों में मंत्री बहुत शक्तिशाली बन जाता था। यूं तो हमें केंद्र सरकार के अनेक विभाग के नाम सुनने को मिलते हैं, पर हम जानते हैं कि कितने विभाग होते थे और वे कैसे काम करते थे। अभिलेखों और साहित्यिक दस्तावेजों से पता लगता है कि लगभग हर राज्य में एक
थे। ये एक व्यक्ति एक से अधिक पदों पर आसीन हो सकता था। संभवतः मंत्रियों में से किसी एक को अग्रणी माना जाता था, जिस पर राजा दूसरों से अधिक निर्भर करता था। पुरोहित को छोड़ सभी मंत्रियों से आशा की जाती थी कि वे आवश्यकता पड़ने पर सैन्य अभियानों का नेतृत्व भी करेंगे। हमें राज परिवार अंतपुर के अधिकारियों के बारे में सुनने को मिलता है। चूँकि राजा समस्त सत्ता का स्रोत होता था, इससे राज परिवार के कुछ अधिकारी बहुत शक्तिशाली भी बन जाते थे। अब के साम्राज्य सशस्त्र बलों का बहुत महत्व था। विशाल सुसंगठित पैदल आधार, देखिए हाथियों को शक्ति का आधार मान हाथियों की सबसे बड़ी संख्या को पार राजाओं के पास थी। राष्ट्रकूट और प्रतिहार राजा दोनों ही समुद्र के रास्ते अरब और पश्चिम एशिया से तथा स्थल के रास्ते खुरासान पूर्वी फारस में है। पूर्वी फारस के खुरासान और मध्य एशिया से बड़ी संख्या में घोड़ों का आयात करते थे। माना जाता है कि प्रतिहार राजाओं के पास देश भर में सबसे अच्छी घुड़सवार सेना थी। देखिए युद्ध के लिए माना जाता है कि प्रतिहार राजाओं के पास देश भर में सबसे अच्छी घुड़सवार सेना थी। देखिए युद्ध के रथों का कोई हवाला नहीं मिलता था। युद्ध के रथों का कोई जिनका परिचालन राष्ट्रकूटों के पास किले बड़ी संख्या में थे। उनमें विशेष दस्ते तैनात रहते थे। और उनके अपने कमांडर होते थे। पैदल सेना में नियमित और अनियमित सैनिक होते थे। तथा राजाओं की भर्ती किए अस्थायी सैनिक भी। देखिए नियमित सैनिक प्राय पुश्तैनी होते थे तथा कभी-कभी देश के विभिन्न भागों से भर्ती किए जाते थे। उदाहरण पालों की पैदल सेना को मालवा, खास असम के खास दक्षिण गुजरात के लाट और कर्नाटक से आए सिपाही शामिल थे। पाल राजाओं की और संभवतः राष्ट्रकूटों की अपनी नौसेनाएं थी। लेकिन उनकी शक्ति और संगठन के बारे में हम कुछ अधिक नहीं जानते। इन साम्राज्य में सीधे प्रशासित क्षेत्र भी थे। इन साम्राज्यों में सीधे प्रशासित क्षेत्र भी थे और अधीन सरदारों द्वारा को प्रशासित क्षेत्र भी। सरदारों के जहाँ तक अंदरूनी मामलों का सवाल है, स्वायत्त होते थे। सरदार राजा के प्रति निष्ठा रखते थे। वे राजा को निर्धारित कर या नजराना देते थे और उसे निर्धारित संख्या में सैनिक भी प्रदान करते थे। कभी-कभी विद्रोह की संभावना से बचने के सरदार के एक बेटे का राजा की सेवा में रहना आवश्यक बना दिया जाता था। इन सरदारों राजा या उसके किसी बेटे से अपनी एक बेटी ब्याहने की आशा की जाती थी। लेकिन ये अधीन सरदार हमेशा स्वतंत्र होने का प्रयास करते रहते थे तथा उनके और राजाओं के बीच प्रायः युद्ध होते रहते थे। उदाहरण के राष्ट्रकूटों को वेंगी, आंध्र के वेंगी और कर्नाटक के सरदारों से या प्रतिहारों को मालवा के परमारों और बुंदेलखंड के चंदेलों के खिलाफ हमेशा लड़ना पड़ता था। पाल और प्रतिहार साम्राज्यों में प्रत्यक्ष प्रशासित क्षेत्र भुक्ति मतलब प्रांत। देखिए पाल और प्रतिहार साम्राज्यों में प्रत्यक्ष प्रशासित क्षेत्र भुक्ति मतलब प्रांतों और मंडी विषय जिलों में था। प्रांत का विषयपति कहा जाता था। ऊपरी से भूराजस्व जमा करने और सेना की सहायता से कानून व्यवस्था बनाए रखने की आशा की जाती थी। विषयपति से ही कार्य अपने क्षेत्र में करने की अपेक्षा की जाती थी। इस कारण छोटे सरदारों की संख्या बढ़ी। उनको सामंत या भूपति कहा जाता था। अनेक गाँव पर उनका प्रभुत्व होता था। विषयपतियों इन छोटे सरदारों का आपस में हेरफेर होता था और आगे चलकर दोनों के लिए बिना
किसी भेद के सामंत शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य में प्रत्यक्ष प्रशासित क्षेत्र को राष्ट्र, प्रांत, विषय और भुक्ति में विभाजित किया गया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य में प्रत्यक्ष प्रशासित क्षेत्र को आपको राष्ट्र मतलब राष्ट्र, प्रांत, विषय और भुक्ति में विभाजित किया गया था। राष्ट्र का प्रमुख आपको राष्ट्रपति कहा था और उसका कार्यभार वही था जो पाल और प्रतिहार साम्राज्य ऊपरी का था। देखिए विषय आज के जिले के समान था और विषय आज के जिले के समान था और भुक्ति उस जिले से भी छोटी इकाई थी। पाल और प्रतिहार साम्राज्यों में विषय से छोटी इकाई को पत्थर कहते। पाल और प्रतिहार साम्राज्यों में विषय से छोटी इकाई को पत्थर कहते थे। इन छोटी इकाइयों की ठीक-ठीक भूमिका ज्ञात नहीं। लगता है कि भू राजस्व वसूल करना और कुछ यहाँ पे मिटा हुआ है। सभी अधिकारियों को पारिश्रमिक के रूप में राजस्व मुक्त भूमियाँ दी जाती थी। इससे स्थानीय अधिकांशतः पुश्तैनी सरदार और छोटे माथा सरदारों का अंतर धुंधला जाता था। इसी तरह राष्ट्रपति या प्रांतीय शासक कभी-कभी एक अधीनस्थ राजा की स्थिति और पदवी पाया जाता था। इस क्षेत्रीय विभाजन के नीचे गाँव होता था। गाँव प्रशासन की बुनियादी इकाई था। गाँव का प्रशासन, गाँव का प्रशासन गाँव के मुखिया और लेखाकार द्वारा चलाया जाता था। ये आम तौर पर पुश्तैनी होते थे। उन्हें राजस्व मुक्त भूमि के रूप में भुगतान किया जाता था। अक्सर मुखिया को अपने काम में गाँव के बुजुर्गों से सहायता मिलती थी, जिनको ग्राम महाजन या ग्राम महतर कहते थे। ऐसा मालूम होता था कि राष्ट्रकूट राज साम्राज्य में विशेषकर कर्नाटक में स्थानीय विद्यालयों, तालाबों, मंदिरों और सड़कों की देखभाल के ग्राम समितियां होती थी। वे ट्रस्ट के तौर पर धन या संपत्ति ग्रहण करती थी और उसका प्रबंध भी कर सकती थी। ये मुखिया से घनिष्ठ सहयोग बनाए रखकर काम करती थी और जमा राजस्व का एक भाग पाती थी। मामूली विवाद इन्हीं समितियों द्वारा तय किए जाते थे। ऐसी समितियां नगरों में भी थी और दस्तकार संघों के प्रमुख भी उनसे जुड़े होते थे। नगरों और आसपास के क्षेत्रों में कानून व्यवस्था कायम रखना कोस्टपाल या कोतवाल की जिम्मेदारी होती थी। कोतवाल से जुड़ी अनेक कहानियाँ परिचित है। दक्कन में नाद गबुन या देश ग्रामकूट कहलाने लगे। दक्कन में नाद गबुन या देश ग्रामकूट कहलाने वाले पुश्तैनी राजस्व अधिकारियों का उदय इस काल की एक प्रमुख विशेषता है। लगता है कि उनके कार्य वही थे जो बाद के कार्य महाराष्ट्र में देशमुख और हृदय पांडे के जिम्मे आए। देखिए इस विकास क्रम ने और साथ उत्तर भारत के छोटे सरदारों के उदय ने जिसका हमने अभी जिक्र किया है, समाज और राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। लेकिन इन पुश्तैनी तत्वों की शक्ति बढ़ी तो ग्राम समितियां कमजोर हुई। इन पुश्तैनी तत्वों पर अपनी सत्ता की धाक जमा पाना और उन्हें नियंत्रित करना केंद्रीय शासक के लिए भी मुश्किल हो गया। जब हम कहते हैं कि शासन सामंतीकरण हो रहा था तो हमारा आशा यही होता था। फिर इस काल में आपको राज और धर्म के संबंध को भी ध्यान में रखना आवश्यक। उस काल के शासकों में अनेक शिव या विष्णु के निष्ठावान भक्त और कुछ बौद्ध या जैन धर्म की शिक्षा में विश्वास करते थे। उन्होंने ब्राह्मणों या बौद्ध विहारों या जैन मंदिरों को बड़े दान दिए। लेकिन आमतौर पर ये सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान करते थे और किसी के धार्मिक विश्वासों के कारण उसका दमन नहीं करते थे। राष्ट्रकूट राजाओं ने मुसलमान तक का स्वागत किया और उन्हें अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी। सामान्यतः एक राजा से अपेक्षा की जाती थी कि वह परिचित रीति रिवाजों में या धर्मशास्त्र कहलाने वाले विधि ग्रंथों में निर्धारित आचार संहिता में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन ब्राह्मणों की रक्षा करने तथा समाज के 4 वर्णों वाली सामाजिक व्यवस्था को कायम रखना उसका सामान्य कर्तव्य होता था। इस बारे में पुरोहित से राजा का मार्गदर्शन करने की आशा की जाती थी। पर यह नहीं मान लेना चाहिए कि पुरोहित राज के मामले में हस्तक्षेप कर सकता था तथा राजा पर प्रभुत्व जमा सकता था। इस काल में धर्मशास्त्र के सबसे प्रमुख प्रतिपादक थे मेघातिथि, जिनका कहना था कि राजा की
साथ दोनों है। देखिए उसका सार्वजनिक कर्तव्य को राजधर्म अर्थशास्त्र अर्थात राजनीति के सिद्धांतों पर आधारित होता था। इसका वास्तव में अर्थ निकलता है कि राजनीति और धर्म को मूलतः अलग रखा जाता था और धर्म बुनियादी तौर पर राजा का निजी कर्तव्य होता था और धर्म के या उसके या उस उनके फिर भी शासक के पद को पद को वैधता प्रदान करने और उसे शक्ति देने के धर्म का महत्व था। इसलिए अनेक राजाओं ने प्राय अपनी राजधानी में मंदिर बनवाया था। मंदिरों और ब्राह्मणों के रखरखाव भरण पोषण के भारी भूमिदान दिए। यहाँ तक ये अध्याय फिनिश। इस अध्याय को आपको तीसरा अध्याय आपको यहाँ पर चोर अध्याय आपको चोर समाज आपको यहाँ पर तीसरा अध्याय है चोर समाज 9वीं से 12वीं सदी तक। आपको तीसरा अध्याय आपको चोर समाज जो आपको 9वीं से 12वीं सदी तक आपको यहाँ पर है। देखिए इसको यहाँ पर अब क्या आपको अब इसमें क्या दक्षिण भारत में 6ठी और 8वीं सदियों के बीच बहुत से शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। उनमें सबसे महत्वपूर्ण था पल्लव और पांड्य। पल्लव और पांड्य जो आधुनिक तमिलनाडु पर राज करते थे। आधुनिक केरल में चेर थे। आपको चेर थे और चालुक्य महाराष्ट्र या दक्कन पर राज करते थे। चालुक राजा पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्ष को हराया था। हराया था। अब एक बार फिर देखिए यहाँ पर क्या देखिए उनमें सबसे महत्वपूर्ण थे पल्लव और पांड्य। देखिए दक्षिण भारत में 6ठी और 8वीं सदियों के बीच बहुत से शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। उनमें सबसे महत्वपूर्ण थे पल्लव और पांड्य जो आधुनिक तमिलनाडु पर राज करते थे। अब उनमें सबसे महत्वपूर्ण थे पल्लव और पांड्य जो आधुनिक तमिलनाडु पर राज करते थे। आधुनिक केरल में कुछ चेर साम्राज्य चेर साम्राज्य थे और चालुक्य साम्राज्य आपको महाराष्ट्र या दक्कन पर राज करते थे। चालुक राजा पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्ष को हराया था और उसे दक्कन की ओर अपने राज का प्रसार करने नहीं दिया के लिए नहीं दिया। मतलब हर्ष को प्रसार करने के दक्कन को प्रसार करने को नहीं दिया। इनमें पल्लव और पांड्य से कुछ राज्यों के पास शक्तिशाली नौसेनाएं थी। इनमें पल्लव और पांड्य से कुछ राज्यों के पास शक्तिशाली नौसेनाएं थी। उनमें शक्तिशाली नौसेना देखिए उन्होंने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और चीन के साथ आर्थिक आधार्मिक सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने देखिए अपनी शक्तिशाली नौसेना के बल पर उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया और उसके कुछ भागों पर कुछ समय तक शासन भी किया। देखिए चोल समाज के उदय 9वीं सदी में उसने प्रायद्वीप के एक बड़े भाग को अपने अधीन कर लिया। चोरों ने एक शक्तिशाली नौसेना का विकास किया जिसके बल पर उन्होंने श्रीलंका और मालदीव को जीता। चोरों ने एक शक्तिशाली नौसेना का विकास किया जिसके बल पर उन्होंने श्रीलंका और मालदीव के द्वीपों को जीता। देखिए दक्षिण पूर्व एशिया पर उनका प्रभाव आज तक महसूस किया जाता है। चोल समाज को दक्षिण भारत के इतिहास का चरम बिंदु कहा जाता है। चोल समाज को दक्षिण भारत के इतिहास का चरम बिंदु कहा जा सकता है। चोल समाज को दक्षिण भारत के इतिहास का चरम बिंदु कहा जा सकता है। अब देखिए चोल समाज को उदय यहाँ पे देखिए चोल समाज को उदय देखिए चोल समाज का संस्थापक विजयालय था। चोल समाज का संस्थापक विजयालय था जो पहले पल्लवों का सामंत रह चुका था। चोल समाज का संस्थापक विजयालय था जो पहले आपको पल्लवों का सामंत रह चुका था। उसने 850 में तंजावुर पर कब्जा किया। 850 ईस्वी में तंजावुर पर कब्जा किया। 9वीं सदी के अंत तक चोल कांची के पल्लवों को भी हरा चुके थे और पांड्यों को भी कमजोर कर चुके थे। इस तरह दक्षिण तमिल भूमि टोंड मंडल पर उनका अधिकार हो गया था। मगर राष्ट्रकूटों से अपने बचाव के लिए चोरों को लोहे के चने चबाने पड़े। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में कहा कि कृष्ण तृतीय ने चोल राजा को हराकर चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग को छीन लिया था। कृष्ण तृतीय ने चोल राजा को हराकर चोल साम्राज्य उत्तरी भाग को छीन लिया था। कृष्ण
तैरते न आपको चोर राजा को हराकर चोर साम्राज्य के उत्तरी भाग को छीन लिया था। चोरों के लिए देखिए चोरों के लिए एक भारी पराजय चोरों के लिए एक भारी पराजय थी। पर वे जल्द ही संभल गए। विशेषकर 965 ईस्वी में कृष्ण तृतीया की मृत्यु हुई। पर आपको देखिए विशेषकर 965 ईस्वी में कृष्ण तृतीया की मृत्यु हुई और राष्ट्रकूट साम्राज्य के पतन के बाद उसके बाद 2 सदियों तक दक्षिण भारत में चोरों का वर्चस्व रहा। उसके बाद 2 सदियों तक दक्षिण भारत में चोरों का वर्चस्व रहा। अब देखिए आपको आगे यहाँ पर है, देखिए राज-राज आपको देखिए राज-राज और राजेंद्र प्रथम का युग देखिए राज-राज और राजेंद्र प्रथम का युग देखिए। देखिए राज-राज और राजेंद्र प्रथम का युग देखिए। चोर राजाओं में सबसे महान राज-राज देखिए चोर राजाओं में सबसे महान राज-राज का कार्यकाल आपको 985 से 1014 ईस्वी तक रहा। राज-राज का काल 985 से 1014 ईस्वी रहा। चोर राजाओं में सबसे महान राज-राज और उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम राजेंद्र प्रथम का कार्यकाल आपको 1014 से लेकर 1044 ईस्वी तक रहा। देखिए चोर राजाओं में सबसे महान आपको राज-राज और उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम थे। देखिए राज-राज का कार्यकाल आपको 985 से 1014 ईस्वी था और आपको राजेंद्र प्रथम का कार्यकाल 1014 से लेकर 1044 था। देखिए राजराज ने कावेरी की कछार डेल्टा समेत पूरे तमिल क्षेत्र को एक शक्तिशाली राज में एकजुट किया और उसके व्यापार और उसके प्रभाव को उत्तर में स्थित थे। और उसके प्रभाव को आप यहाँ देखिए और उसके प्रभाव को उत्तर में स्थित कलिंग उड़ीसा तक फैला। उसने विदेश व्यापार के लिए और कुछ पड़ोसी क्षेत्रों पर वर्चस्व के लिए नौसेना के महत्व को समझा। उसने विदेश व्यापार के और कुछ पड़ोसी क्षेत्रों पर वर्चस्व के लिए नौसेना के महत्व को समझा। देखिए त्रिवेंद्रम चेर नौसेना और क्विलोन पर आक्रमण किया। फिर उसने मदुरै को जीता और पांडे पांडे राजा को बंदी बनाया। उसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया और उसके उत्तरी भाग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। देखिए ये कृत्य उसकी इस इच्छा से प्रेरित थे कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से होने वाले व्यापार को अपने अधीन लाए। देखिए ये कृत्य उसकी इस इच्छा से प्रेरित थे कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से होने वाले व्यापार को अपने अधीन लाए। देखिए कोरोमंडल तट पर मालावा और दक्षिण पूर्व एशिया देशों के व्यापार के कोरोमंडल तट मालावा और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार के केंद्र। मालदीव विजय उसके नौसैनिक कारनामों में से एक थी। राज ने कर्नाटक के गंग साम्राज्य के पश्चिमोत्तर भागों पर भी अधिकार किया। राज ने कर्नाटक गंग साम्राज्य के पश्चिमोत्तर भाग पर अधिकार किया और वेंगी को हराया। राजेंद्र प्रथम अपने पिता के जीवन काल में युवराज बना दिया। तथा सिंहासन बैठने से पहले प्रशासन और युद्ध का काफी अनुभव प्राप्त कर चुका था। पांडे और चेर क्षेत्रों को पूरी तरह रौंद कर और उनको अपने साम्राज्य में मिलाकर राजेंद्र प्रथम राज की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाया। श्रीलंका के विजय का कार्य पूरा हुआ। श्रीलंका के राजा और रानी के मुकुट और राज चिन्ह पर कब्जा कर लिया गया। अगले 50 वर्षों तक श्रीलंका चोरों के नियंत्रण से मुक्त न हो सका। राज और राजेंद्र प्रथम ने अपनी विजय की पहचान के रूप में विभिन्न स्थानों पर शिव और विष्णु के अनेक मंदिर बनवाए। इसमें सबसे प्रसिद्ध आपको तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर था। राजराजेश्वर मंदिर था जो 1010 में पूरा हुआ। चोर राजाओं ने इन मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख लिखवाने की प्रथा चलाई।
देखिए जिनमें उनकी विजय के ऐतिहासिक वृत्तांत दिए जाते थे। देखिए यही कारण है कि चोरों के बारे में हम उनके राजा हाँ, यही कारण है कि हम चोरों के बारे में उनके पहले के राजाओं की अपेक्षा काफ़ी अधिक जानते हैं। देखिए यही कारण है कि चोरों के बारे में हम उनके पहले के राजाओं की अपेक्षा काफ़ी अधिक जानते हैं। कलिंग के रास्ते बंगाल तक का अभियान राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के सबसे उल्लेखनीय कृत्यों में से एक था। इसमें चोर सेना को गंगा नदी पार कर दो स्थानीय राजाओं को हराया। इसमें चोर सेना को गंगा नदी पार कर दो स्थानीय राजाओं को हराया। देखिए यह अभियान जिसका नेतृत्व एक चोर सेनापति ने किया। यह अभियान जिसका नेतृत्व एक चोर सेनापति ने किया और 1022 में चलाया। 1022 में चलाया गया और इसमें उसी रास्ते को उल्टी दिशा से अपनाया गया जिसे महान विजेता समुद्रगुप्त ने अपनाया था। इस विजय का स्मृति में राजेंद्र प्रथम ने राजेंद्र प्रथम को गंगा का चोर विजेता की उपाधि प्रदान की। उसने कावेरी नदी के मुहाने के पास अपनी नई राजधानी बनाई और उसका नाम गंगईकोंडचोरपुरम गंगा के चोर विजेता का नगर रखा। फिर आपको यहाँ पे देखिए क्या आपको देखिए पुनर्जीवित हुए श्री विजय समाज के खिलाफ नौसैनिक अभियान राजेंद्र प्रथम के काल का एक और उल्लेखनीय कारनामा था। श्री विजय समाज जिसे शैलेंद्र शासकों के अंतर्गत 10वीं सदी में पुनर्जीवन मिला। मलाया प्रायद्वीप सुमात्रा जावा और पड़ोसी द्वीपों में फैला हुआ था और चीन के साथ समुद्री व्यापार के मार्ग पर उसका नियंत्रण था। श्री विजय समाज के शैलेंद्र राजवंश के शासक बौद्ध थे। श्री विजय समाज के शैलेंद्र राजवंश के शासक बौद्ध थे और चोलों उनके सौहार्दपूर्ण संबंध थे। शैलेंद्र राजा ने महत्वपूर्ण बंदरगाही नगर नागपट्टनम एक बौद्ध मठ भी बनवाया था और उसके आग्रह पर राजेंद्र प्रथम ने मठ की देखभाल एक गांव दान में दिया था। भारतीय व्यापारियों के राह की बाधाएं दूर करने और चीन के साथ चोलों के व्यापार का प्रसार करने की चोलों की इच्छा प्रत्यक्ष रूप में दोनों के बीच संबंध विच्छेद का कारण थी। देखिए भारतीय व्यापारी की बाधाएं दूर करने और चीन के साथ चोरों के व्यापार का प्रसार करने की चोरों की इच्छा प्रत्यक्ष रूप से दोनों के बीच संबंध विच्छेद का कारण थी। इन अभियानों के फलस्वरूप आपको कदारम या केडा था मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा के दूसरे बहुत से स्थान जीत लिए गए। चोर नौसेना इस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली रही और कुछ समय तक बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील बनी रही। देखिए शैलेंद्र शासकों के साथ आपको हार्दिक संबंध जारी रहा जैसा कि सुमात्रा से एक टूटे फूटे अभिलेख से ज्ञात होता है जिस पर एक 1888 तिथि पड़ी हुई है मतलब लिखी हुई है। देखिए चोर शासकों चीन में अनेक प्रतिनिधि मंडल भी भेजे। ये अंततः कूटनीतिक और अंततः व्यापारिक चोर प्रतिनिधि आपको देखा 16 और 1033 में चीन पहुंचे। देखिए चोर प्रतिनिधि मंडल 1116 और 1033 में चीन पहुंचे। 17 सौदागरों तक का 17 सौदागरों एक चोर प्रतिनिधि देखिए चोर प्रतिनिधि 1016 और 1033 में चीन पहुंचे। देखिए 17 सौदागरों एक चोर प्रतिनिधि 1017 ईस्वी में मतलब 1077 में चीन गया और एक चीनी वृत्तांत के अनुसार कांच के समान काफूर जरी के वस्त्र गेंडो सिंगो हाथी दांत आदि के रूप में दिए नजर आने के बाद उसे ताम मुद्राओं की 81,800 मुद्राएं प्राप्त हुई अर्थात 4 लाख रुपए से भी अधिक। व्यापार के लाए गए सभी वस्तुओं के लिए चीनी लोग आपको नजर आना ट्राइबूट शब्द का ही प्रयोग करते थे। देखिए चोर राजा बराबर चालुक्यों से लड़ते रहे जिन्होंने राष्ट्रकूटों की जगह ले ली थी। इन्हें परवर्ती चालुक्य कहते हैं और उनकी राजधानी कल्याणी में थी। इन्हें परवर्ती चालुक्य कहते हैं और इनकी राजधानी कल्याणी में थी। देखिए व्यंगी रायलसीना
सीमा तुंगभद्रा के दोआब उत्तर पश्चिम कर्नाटक के गंग शासित प्रदेश के नियंत्रण के चोर और प्रवर्ती चालू के टकराते इस टकराव में किसी भी पक्ष को निर्णायक विजय नहीं मिली और अंतर दोनों ही राज थक कर चूर हो गए। यह भी प्रतीत होता है कि इस काल में युद्ध कठोर से कठोरतर होते जा रहे थे। चोर राजाओं ने कल्याणी समेत चालुक्य नगरों को रौंदा और लूटा था। और ब्राह्मणों और बच्चों में जनता का नरसंहार। उन्होंने पांड्य प्रदेश में भी ऐसा ही नीति अपनाई और जनता को भयभीत करने के सैनिक छावनियां बनाई उन्होंने श्रीलंका के राजाओं की प्राचीन राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया। श्रीलंका के राजाओं की प्राचीन राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया था। वहां के राजा रानी के साथ कठोर व्यवहार किया। ये चोर समाज के इतिहास के कलंक है। लेकिन चोर जब किसी प्रदेश को जीत लेते तो वहां प्रशासन एक ठोस व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करते थे। समाज भर के गांव में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना चोर प्रशासन उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक था। समाज भर के गांव में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना चोर प्रशासन की उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक था। 12वीं सदी तक चोर समाज का फलना फूलना जारी रहा। 12वीं सदी तक चोर समाज का फलना फूलना जारी रहा। पर 13वीं सदी के आरंभिक भाग में उसका पतन हो गया। महाराष्ट्र क्षेत्र का प्रवर्ती चालुक्य साम्राज्य 12वीं सदी में समाप्त हो चुका था। दक्षिण में चोरों की जगह पांड्यों और होयसलों ने ले ली। दक्षिण में चोरों की जगह को पांड्यों और होयसलों ने ले ली। प्रवर्ती चालुक्य की जगह यादवों और काकतियों ने ये सभी राजकलाओं और वास्तुकला के संरक्षक थे। ये सभी राज कला और वास्तुकला के संरक्षक थे। दुर्भाग्य से मतलब ये सभी राजा कलाओं और वास्तुकला के संरक्षक थे। दुर्भाग्य से एक दूसरे के खिलाफ बराबर लड़ते हुए, नगरों को रौंदते हुए और मंदिरों तक को न बख्श सकते हुए उन्होंने अपने आप को कमजोर कर लिया। अंत 14वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सुल्तानों ने उन्हें नष्ट कर दिया। दिल्ली के सुल्तानों ने उन्हें नष्ट कर दिया। आपको यहाँ पर देखिए, आपको यह है तो एक मैप आपके यहाँ पर है। देखिए आपको ये मैप है जिसमें मैप एक भारत का नक्शा है। भारत का नक्शा आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपको अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गया। आपको देखिए ये श्रीलंका हो गया, श्रीलंका की आपका राजधानी अनुराधापुर हो गया। तो ये आपको देख रही है, आपको श्रीलंका की राजधानी आपको अनुराधापुर हो गया। फिर आपको क्या आपको ये जो सीमा आपको चोर समाज का है। फिर आपको ये बताऊँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपके यहाँ पर है। देखिए जो आपको यहाँ पर देखिए ये चोर सीमा आपको जो चोर समाज जो आपके यहाँ पर ये हो गया। और चोर समाज को कावेरी नदी, फिर आपको तंजौर पांडे यहाँ पर आपको गंगई कोंडचुरपुर यहाँ पर आपको हो गया। फिर ये कलिंग आपको यहाँ पे देखिए, कलिंग यहाँ पे चोर समाज है। आपको यहाँ पे सेन समाज है। ये चालुक्य आपको यहाँ चालुक्य राजधानी कल्याणी थी। फिर आपको यहाँ पे देखिए व्यंगी जो कृष्णा नदी, मतलब कुल मिलाकर आपको देखा है तो एक तरह से यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक चोर के समाज का आपको उस समय क्षेत्र था। फिर हम आगे यहाँ पर चलते हैं। आपको इसमें देखिए आगे यहाँ पर है क्या, देखिए चोर शासन स्थानीय स्वशासन। देखिए आपको चोर शासन, देखिए चोर शासन जिसको हम स्थानीय स्वशासन बोलते हैं, चोर शासन जिसको हम स्थानीय स्वशासन बोलते हैं। देखिए आपको चोर राजा, देखिए राजा पहले की तरह राजा पहले की ही तरह चोर प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। राजा पहले की ही तरह चोर प्रशासन में भी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। समस्त सत्ता उसके हाथों में थी, पर उसको सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। प्रशासन से बेहतर संबंध बनाए रखने के राजा प्राय देश का दौरा करता था। चोरों के पास एक विशाल सेना थी जिसमें हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक थे। इन्हें सेना के 3 अंग कहा जाता था। पैदल सेना आमतौर पर भालों और तलवारों से लैस होती थी। अधिकांश राजाओं के अपने अंगरक्षक होते थे जिनको अपना
जिनको अपना जीवन देकर भी देखो, जिनको अपना जीवन देकर राजाओं की रक्षा करने की शपथ दिलाई जाती है। तो वेनिस का देखिए, वेनिस का यात्री मार्को पोलो जो 13वीं सदी में केरल आया था। वेनिस का यात्री मार्को पोलो जो 13वीं सदी में केरल आया था। कहता है कि राजाओं की मृत्यु पर उसके सभी अंगरक्षक उसकी चिता पर जल मरते थे। कहता है कि राजा की मृत्यु पर उसके सभी अंगरक्षक उसकी चिता पर जल मरते थे। हो सकता है कि इस कथन में अतिशयोक्ति हो, जैसा कि हमने कहा है कि चोरों के पास एक विशाल एक चोरों हम जैसा कि हमने कहा कि चोरों के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी, जिसका मालाबार और कोरोमंडल तट पर था। कुछ समय तक बंगाल की खाड़ी पर वर्चस्व रहा। चोर राज में नियंत्रण वाले क्षेत्र तथा विभिन्न प्रकार के स्थानीय नियंत्रण वाले ढीले ढाले प्रशासन वाले क्षेत्र भी थे। ये पर्वतवासी और वनवासी पूरे राज्य में बिखरे हुए थे। प्रशासन बुनियादी इकाई नाडु था। प्रशासन बुनियादी इकाई नाडु था। इसमें अनेक गाँव होते थे, जिनके बीच आपको नातेदारी का घनिष्ठ संबंध और अन्य दूसरे घनिष्ठ संबंध भी होते थे। तालाबों, कुओं आदि सिंचाई के साधनों के कारण ये देखिए तालाबों, कुओं आदि सिंचाई का तालाबों, कुओं आदि सिंचाई के साधनों के कारण यहाँ पर्वतवासियों और वनवासियों को खेतीहर बनाकर जब नए क्षेत्रों को कृषि के अंतर्गत लाया जाता था तो नाडुओं की संख्या बढ़ जाती थी। ब्राह्मणों और मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमियों का आकार बढ़ा और इन्होंने भी कृषि के प्रसार में सहायता पहुंचाई। दक्षिण तमिल या चोल प्रदेश नाडु को मिलाकर वल नाडु बनाए गए थे। दक्षिण तमिल या चोल प्रदेश में नाडु को मिलाकर वल नाडु बनाए गए थे। चोल राज को चार मंडलों और प्रांतों बांटा गया। कभी कभी राजकुमारों को राजकुमारों को प्रांतों का अधिपति बना दिया जाता था। अधिकारियों को राजस्व मुक्त भूमियों के रूप में पारिश्रमिक दिए जाते थे। चोर राजाओं ने राजमार्गों आपको राजमार्गों एक जाल बिछा दिया जो व्यापार के उपयोगी था और सेना की गति के लिए भी। चोल साम्राज्य व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ था। तो कुछ ऐसे विशाल का व्यापार संघों गिल्डों का उदय हुआ जो जावा और सुमात्रा से व्यापार करते थे। चोल ने सिंचाई पर भी ध्यान दिया। इसके लिए कावेरी और दूसरी नदियों का उपयोग किया गया। सिंचाई के अनेक तालाब बनाए गए। भू राष्ट्रों में सरकार का भाग तय करने के लिए कुछ चोर राजाओं ने भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण भी कराया। पर सरकार का भाग ठीक कितना था यह हम नहीं जानते। भू कर के अलावा चोर राजाओं की आय व्यापार पर लगी चुंगी, पेशों पर लगे कर तथा पड़ोसी क्षेत्रों की लूट पर भी आधारित थी। लेकिन चोर शासक समृद्ध थे तथा वे नगरों को बसाने और मंदिरों समेत शानदार स्मारक बनवाने का बोझ उठा सकते थे। राष्ट्रकूट समाज के कुछ क्षेत्रों में हम गाँव का स्थानीय स्वशासन की पहले ही चर्चा कर चुके हैं। चोरकालीन अभिलेखों कारण हमें चोर साम्राज्य के ग्राम शासन के बारे में अधिक जानकारी है। देखिए हमें दो सभाओं का ज्ञान है जिनको उड़ सभा या महासभा कहा जाता था। उड़ गाँव की आम सभा थी, लेकिन हमें महासभा का कामकाज अधिक ज्ञान है। यह ब्राह्मणों के गाँव में जिनको अग्रहार कहा जाता था। वयस्क पुरुषों की सभा होती थी। ये गाँव ब्राह्मणों से आबाद था। इनमें अधिकांश भूमि आपको राजस्व मुक्त होती थी। इन गाँव को बहुत अधिक स्वायत्तता प्राप्त थी। गाँव के मामले एक कार्यकारी समिति संभालती थी, जिसमें संपत्ति सारे शिक्षित व्यक्ति या तो पर्चियां डाल के या बारी चुने जाते थे। हर 3 साल पर इन सदस्यों को पदमुक्त होना पड़ता था। भू राजस्व का आकलन और संग्रह, कानून व्यवस्था का
सुरक्षा, न्याय, आदिम सहायता के लिए दूसरी समितियाँ भी होती थी। महत्वपूर्ण समितियों में भी देखिए महत्वपूर्ण समितियों में एक ये देखिए महत्वपूर्ण समितियों में एक थी महत्वपूर्ण समितियों में एक थी तालाब समिति। तालाब समिति तालाब समिति जो खेतों के लिए पानी के बँटवारे पर निगाह रखती थी। महासभा नई ज़मीनों को आबाद कर सकती थी तथा उन पर संपत्ति के अधिकार का प्रयोग कर सकती थी। वह गाँव के लिए ऋण भी ले सकती थी और उन पर कर भी लगा सकती थी। अब हम लोग कि इन चोल गाँव में परिचित स्वशासन देखिए स्वास्थ्य इन चोल गाँव में परिचित स्वशासन एक बहुत सुंदर व्यवस्था थी। यह व्यवस्था दूसरे गाँव में भी कमोबेश सफल, लेकिन उनकी स्वायत्तता को सामंतवाद के विकास ने सीमित कर दिया, जिसकी चर्चा अध्याय 1 में की जा चुकी है। देखिए राजस्व के आकलन और संग्रह के अधिकारी नियुक्त बढ़ते नगरीकरण का काल था। नागपट्टनम चीन, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के नाविकों और अरबों के व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था। दस्तकारी और गैर क्षेत्रीय मालों का व्यापार भी बढ़ा। इसमें मंदिरों की भी सक्रिय भूमिका रही। फिर आपको देखिए सांस्कृतिक जीवन देखिए आपके यहाँ पर सांस्कृतिक जीवन देखिए चोल शासन और भक्ति आंदोलन का भी विकास और भी विकास हुआ। इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। इस आंदोलन का मंदिरों से गहरा संबंध था। चोल समाज के विस्तार और संसाधनों के बल पर देखिए चोल समाज के विस्तार और संसाधनों के बल पर चोल राजाओं ने विशाल मंदिर बनवाए, जैसे तंजावुर, गंगईकोट, चोलपुरम, कांची आदि। इन राजाओं के विशाल परिवार होते थे और विशाल महल भी थे, जिनमें भोजन कक्ष, लंबे चौड़े बाग और जीने आदि होते थे। उदाहरण के लिए हमें अनेक सरदारों के 7 मंजिल और 5 मंजिल मकानों की बात सुनने को मिलती है। दुर्भाग्य से उस काल के महलों में एक भी नहीं बचा। देखिए चोल राजधानी गंगईकोट चोलपुरम आज तंजावुर के पास एक छोटा सा गाँव है। चोल राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम आज तंजावुर के पास बस एक छोटा सा गाँव है। मगर राजा और मंत्रियों के शानदार महल धनी सौदागरों के रहने के उतने ही शानदार मकानों के वृत्तांत उस काल के साहित्य में मिलते हैं। मगर राजा और मंत्रियों के शानदार महल तथा धनी सौदागरों के रहने के उतने ही शानदार मकानों के वृत्तांत उस काल के साहित्य में मिलते हैं। देखिए दक्षिण में देखो क्या आपके देखिए दक्षिण में मंदिर निर्माण का चोल राज में ही चरम पर पहुंची। दक्षिण में मंदिर निर्माण का चोल राज में ही चरम पर पहुंची। इस काल में वास्तुकला की जो शैली परिचित हुई उसे द्रविड़ कहा। इस काल में वास्तुकला की जो शैली परिचित हुई उसे द्रविड़ कला कहा था, क्योंकि यह लगभग दक्षिण भारत तक ही सीमित है। मंदिरों की संख्या 5 से 7 तक होती थी और उसमें एक खास शैली थी जिसे विमान कहते हैं। मंडप नाम का खंभों वाला था कक्ष मंडप नाम का खंभों वाला कक्ष जिसमें बहुत अधिक नक्काशीदार खंभे होते थे और जिसकी छत आपको सपाट होती थी। आमतौर पर गर्भगृह के सामने होता था। वह सभा भवन का काम करता था। तथा दूसरे बहुत से कार्यों के लिए भी प्रयुक्त होता था। उदाहरण के आपको अनुष्ठान के समय नृत्य के लिए इनका उपयोग होता था। ये नृत्य आपको देवताओं की सेवा में समर्पित स्त्रियां अर्थात देवदासियां करती थी। कभी कभी गर्भगृह के चारों ओर एक गलियारा भी बनाया जाता ताकि भक्त उसकी परिक्रमा कर सके। इस गलियारे में अनेक दूसरे देवताओं की मूर्तियां रखी हुई होती थी। पूरा ढांचा एक खुले दलान के बीच होता था, जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें होती थी और इन दीवारों में ऊंचे भव्य द्वार होते थे, जिनको गोपुरम कहते हैं। कालांतर में विमानों की ऊंचाई और बड़ी
कालांतर में विमानों की ऊँचाई और बड़ी ढलानों की संख्या में बढ़कर 2 या 3 हो गई। गोपुरम अधिकाधिक गोपुरम अधिकाधिक सुसज्जित होते गए। इस तरह मंदिर लघु नगर या महल बन गए और उनमें पुरोहित एवं दूसरे बहुत से लोगों के रहने के कमरों का व्यवस्था भी होती थी। और आमतौर मंदिरों को अपने खर्च की राजस्व मुक्त भूमि दान में मिल जाती थी। एक उन्हें देखिए धनी सौदागरों से भी भारी दान मिलते थे। कुछ मंदिर तो इतने समृद्ध हो गए कि व्यापार करने, ऋण ब्याज पर देने और व्यापारिक उद्यमों में भाग लेने लगे। वे कृषि के सुधार, तालाबों और कुओं की खुदाई आदि पर सिंचाई की नाली की व्यवस्था पर भी धन खर्च करते थे। धन खर्च करते थे। फिर आपको आगे आप देखिए मंदिर निर्माण कला की द्रविड़ शैली का एक आरंभिक उदाहरण कांचीपुरम में 8वीं सदी का कैलाशनाथ मंदिर है। लेकिन इस शैली के सबसे सुंदर और सुसज्जित उदाहरणों में से एक तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजा प्रथम ने बनवाया था। इसे राजेश्वर देखिए, जिस एक तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जिसे राजा प्रथम ने बनवाया था, इसे राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि मंदिरों के दलानों में राजाओं और रानियों की मूर्तियां लगाना चोलों का कायदा था। गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर टूटी फूटी हालत में, पर चोल आकार के मंदिर निर्माण कला का एक और सुंदर उदाहरण है। दक्षिण भारत के अन्य स्थानों पर भी बड़ी संख्या में मंदिर बनवाए गए थे। लेकिन यह बात याद रखनी चाहिए कि इनमें से कुछ गतिविधियों के लिए धनराशियां चोल राजाओं द्वारा पड़ोसी क्षेत्रों की जनता को लूट कर प्राप्त की गई थी। चोलों के पतंगबाज को कल्याणी के चालुक्यों ने और होयसलों ने मंदिर निर्माण में काम जारी रखा। धारवाड़ जिला और होयसल राजधानी हालेबीड मंदिर बड़ी संख्या में है। इनमें सबसे शानदार मंदिर होयसलेश्वर मंदिर है, जिसे चालुक्य शैली कहा जाता है। यह उस शैली का सबसे अच्छा उदाहरण सेवकों और यक्षिणियों की मूर्तियों के अलावा इन मंदिरों में सुंदर नक्काशी वाली पट्टिकाएं जो एक व्यस्त जीवन का परिदृश्य प्रस्तुत करती है, जैसे नृत्य संगीत, युद्ध और प्रेम के निर्देश है। इस तरह की आम आदमी के लिए आम आदमी के मंदिर मात्र पूजा स्थल ही नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी था। देखिए इस कारण दक्षिण भारत में मूर्तिकला का स्तर बहुत ऊपर उठा। इसका एक उदाहरण श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशालकाय प्रतिमा है। मूर्तिकला का एक और पहलू एक रूप में आपको जिसे नटराज शिव की नृत्य मुद्रा के रूप में जिसे नटराज कहते हैं, अपने चरम पर जा पहुंचा। इस कार के नटराज की मूर्तियां खासकर वे कांसे की बनी होती थी, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। भारतीय और विदेशी संग्रहालयों में भी अनेक सुंदर देखने को मिलते हैं। इस कारण देखिए इसको संस्कृत उच्च संस्कृति की भाषा माना जाता था। अनेक राजा विद्वान और दरबारी कवि उनमें रचनाएं करते थे। फिर भी इस क्षेत्र की भाषा में साहित्य का विकास इस काल की एक उल्लेखनीय विशेषता थी। तमिल प्रदेश में 6वीं और 9वीं सदी के बीच नैनार और अलवार कहलाने वाले अनेक लोकप्रिय संत हुए, जो क्रमशः शिव और विष्णु के उपासक थे। 12वीं सदी के बारहवीं सदी के आरंभिक भाग में इन संतों की रचनाओं में आपको तिरुमुराई नाम से 11 जिंदम संकलित किया गया। इसे पवित्र माना जाता है और पांचवा वेद समझा जाता है। कंबन को 11वीं सदी के उत्तरार्ध और 12वीं सदी के आरंभिक भाग का कवि माना जाता है। इस काल को तमिल साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। लोगों ने भी रामायण और
राष्ट्रकूट, चालुक्य और होयसला देते थे। राष्ट्रकूट देखिए राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ने कन्नड़ में काव्यशास्त्र पर एक पुस्तक लिखी। राष्ट्रकूट राजा आपको अमोघवर्ष राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ने कन्नड़ में काव्यशास्त्र पर एक पुस्तक लिखी। कन्नड़ के विकास में अनेक जैन विद्वानों का भी योगदान रहा। पंपा देखिए पंपा पूर्णा और रन्ना कन्नड़ काव्य के 3 रत्न माने जाते हैं। पंपा, पूर्णा और रन्ना कन्नड़ काव्य के 3 रत्न माने जाते हैं। हालांकि वे जैन धर्म से प्रभावित थे, पर उन्होंने रामायण और महाभारत से लिए के विषयों पर भी लिखा है। देखिए नन्नय्या ने जो एक चालुक्य राजा के दरबार में था, तेलुगु में महाभारत की रचना की। तेलुगु महाभारत की रचना आरंभ की। नन्नय्या ने जो एक चालुक्य राजा के दरबार में था, तेलुगु महाभारत की रचना की। उनके शुरू किए गए काम को 13वीं सदी में टिकना ने पूरा किया। उनके शुरू किए गए काम को 13वीं सदी में टिकना ने पूरा किया। तमिल रामायण की तरह तेलुगु महाभारत की हेतु एक कलासी रचना है। तमिल रामायण की तरह तेलुगु महाभारत भी एक कलासी रचना है, जिसने बाद के अनेक लेखकों को प्रेरित किया। अनेक लोक विषय भी मिलते हैं जो संस्कृत पर आधारित नहीं था, जनता की भावना और अनुभूतियों को प्रतिबिंबित करते हैं। उन्हें तेलुगु में आपको देसी अर्थात ग्राम कहा जाता है। उन्हें तेलुगु में देसी अर्थात ग्राम कहा जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि 8वीं से 12वीं सदी तक 12वीं सदी का काल। इस तरह हम देखते हैं कि आपको 8वीं से 12वीं सदी तक का काल दक्षिण भारत में क्षेत्रीय राजाओं का विकास और क्षेत्रीय एकीकरण का ही काल नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक विकास, व्यापार, वाणिज्य और कृषि विकास का भी काल था। इस तरह हम देखते हैं कि 8वीं से 12वीं सदी तक का काल दक्षिण भारत में क्षेत्रीय राज्यों के विकास और क्षेत्रीय एकीकरण का ही काल नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक विकास, व्यापार, वाणिज्य और कृषि विकास का भी काल था। तो यहाँ सबकी ये अध्याय पूरी तरह से फिनिश। इस अध्याय को आपको यहाँ पर अगला अध्याय आपके यहाँ पर है आर्थिक, आपका अध्याय 4 आपके यहाँ पर क्या है कि आप अध्याय 4 जो आपके यहाँ पर है वो आपको आर्थिक और सामाजिक जीवन, शिक्षा और धार्मिक विश्वास आपको है, जो 800 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच आपको है। अध्याय 4 जो आपके यहाँ पर है वो आपको आर्थिक और सामाजिक जीवन, शिक्षा और धार्मिक विश्वास 800 से लेकर 1200 ईस्वी तक के बीच में आपके यहाँ पर है।